राधा राधा गुरुजी, राधा राधा सभी भाइयों को। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है और मैं सच बोलूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या बनाना है नहीं बनाना है, और इसका पर्पस सिर्फ एक ही है और वो एक ही है मेरा ये वीडियो बनाने का कि मेरे घर परिवार में। और सच बोलूँ तो मेरा ड्रीम हमेशा से रहा है कि आई एम अ बिग इन्फ्लुएंसर और बिकम एन यूट्यूबर, बट क्या करें, कभी होता है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से हम पूरा नहीं कर पाते हैं अपने ड्रीम्स। बट आज मैं आ चुका हूँ अपने ड्रीम जगह पे। मुझे ओरिजिनल में बताऊँ तो मुझे शर्म बहुत आती है कि घर में कैसे बनाऊँगा, और लाइक माय फादर जैसे हैं कि मतलब मुझे ट्रोल करना चालू कर देते हैं। मेरा भाई है, मेरे दोस्त हैं, अगर वो जान गए तो पूरा का पूरा मुझे मतलब वो करने में नहीं छोड़ते। तो इसलिए मैं आज एक ऐसे जगह पे आया हूँ अपने गांव से बहुत दूर, जहाँ बहुत ही कम लोग आते हो। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए मैं कहाँ पे हूँ, एकदम अपने गांव के एक माउंटेन पे, जो कि सबसे ऊंची चोटी पे अभी हूँ। मैं चढ़ के आया हूँ ताकि यहाँ पर मुझे कोई देखे ना, और देखे भी तो मुझे सर बुन ना लगे। ये है हमारा माउंटेन। तो बेसिकली जो मैं यहाँ इस चैनल पे बात करूँगा वो है कि आजकल के मेरा जैसा मानना है कि आजकल के जो नेता लोग जो ये मनमानी कर रहे हैं और हमारे देश में जो चल रहा है उन सब के विषयों पे मैं बात करूँगा। और बेसिकली मुझे थोड़े जोक्स भी बहुत पसंद हैं, तो हो सकता है मैं इस पर जोक्स भी डाल दूँ। तो खैर, अब मैं अभी क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ ना, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है ना कुछ ऐसा है। अभी मैं कैमरा के सामने फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ, उससे मुझे डर लग रहा है। फिर भी मैंने हिम्मत बांधी कि चलो करते हैं, मेहनत करने में क्या लगता है। और मैं प्रेमानंद जी महाराज का बहुत बड़ा ही सपोर्टर हूँ और मैं उनकी बातों पे चलता हूँ। हाँ, मानता हूँ कि सारी बातें नहीं पूरी कर पाता हूँ, लेकिन या कुछ कुछ तो इसलिए सोचा चलो गुरुजी का नाम लेके आज चालू कर देते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करते हैं अपने नेता पर। इधर ही लिटरली मैंने जब देखा कि हमारे नए प्रधानमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, तो मुझे भी बहुत गर्व हुआ उन पर। चलो बने हैं खैर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, तो बहुत समय से सम्राट चौधरी के पहले से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जो सम्राट चौधरी को बनाना पड़ा मुख्यमंत्री। जबकि अब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो रेपिस्ट हैं या वो क्रिमिनल है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जहाँ तक देखा जाए उनके ऊपर तो अभी केस दर्ज हैं, रेप के भी केस दर्ज हैं, क्रिमिनल के भी केस दर्ज हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मर्डर के हैं। तो आखिर हमारे देश की राजनीति ऐसा क्यों करती है, तब तो ये कहना सही होगा ना कि। और बेसिकली मैं आपको सही बताता हूँ कि आज का जो है आजकल नेता, चाहे वो मुखिया हो चाहे वो कोई भी हो, आजकल वही बनता है हमारे देश में जो जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल वाला बैकग्राउंड है। जिसका मैं अपने गांव की बात करता हूँ, हमारा मुखिया जो है उनका भाई उसी हिसाब से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला। हमारे यहाँ के कुछ ऐसे भी हैं जो वैसे नहीं हैं, लेकिन लगभग में ऐसा ही। अब देखो क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे लगभग नेताओं को देख लो जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल में रहा है। तो राजनीति क्या अब इसी स्तर पे होगी कि जो क्रिमिनल है वही राजनीति कर सकता है। अब क्या हमारे यूथ को इसमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सब तो सम्राट चौधरी बन नहीं सकता, सब मर्डर कर नहीं सकता, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि वो क्रिमिनल ही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कोर्ट के हिसाब से अभी उन पर केस दर्ज हुए थे। तो फिर आखिर, और जैसा मैंने श्री प्रशांत किशोर जी से सुना कि नाम वाला वो एफिडेविट जमा करके वो किया, तो आखिर सरकारें इन पर ध्यान क्यों नहीं देती है। आखिर कहना क्या है उनका। मैं मानता हूँ चलो कि अगर कोई भी, मैंने उस टाइम उस इत्र व्यापारी का देखा, उतने कैश निकले, उतने ब्लैक मनी थे। तो भाई मैं सही बताता हूँ कि एक विधायक एक बार जब बनता है तो वो फॉर्चूनर गाड़ी पे घूम रहा है, उसके साथ बॉडीगार्ड्स हैं, उसने ज़मीन खरीदा, घर बनाया। और मैं बेसिकली आजकल के नेता क्या करते हैं आपको पता है, वो डरते नहीं हैं। जिस जो रूल कर रहा है अभी पार्टी, जिस चीज़ का सरकार है जिस राज्य में, उनके नेता को तो कोई डर ही नहीं है।
वो आराम से ऐश मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आखिर सरकार ये क्यों नहीं देखती कि अभी आखिर ऐसा कौन सा इसे सैलरी मिल रहा है जो ये 50 लाख की गाड़ी से घूम रहा है। अभी तो ये ट्रेंड चला है नेताजी का फॉर्च्यूनर। आखिर ये कहाँ से रहा है? आखिर उन पर क्यों नहीं कार्रवाई बैठाई जाती है? क्या रीज़न इसके पीछे? क्या ये जो इनकम टैक्स हैं, ये सीबीआई, ये सब क्या सिर्फ गरीबों के लिए ही हैं या फिर अगेंस्ट की पार्टी के लिए ही हैं? और बहुत सारे, देखो मैं लिटरली बोलूँ तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ कभी नहीं, लेकिन श्री प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी थी वो मुझे कुछ बेहद हद तक सही लगी, ठीक है। और लिटरली अगर मानो मेरा बीजेपी को भी मैं पसंद तो करता हूँ, ठीक है। और उसका मेन रीज़न ये है कि अभी देखो बंगाल में उन्होंने एक सीट दी है, टीएमसी के विरुद्ध में उन्होंने एक सीट दी है उन माता को जिनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। मुझे कहना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखो तो इस बहुत सारे ऐसे भी रीज़न हैं जिसके वजह से मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बीजेपी के सरकार में क्या ये हक मिला है कि कोई भी रिपोर्टर किसी भी नेता से बेखौफ सवाल कर सकता है? क्या मान लो कि जैसे मैं भी ये बना रहा हूँ, मैं एक पॉडकास्ट करूँ श्री सम्राट चौधरी जी के साथ, मैं उनको पूछ सकता हूँ कि सर आपके ऊपर 8 क्रिमिनल केस दर्ज हैं तो आप क्रिमिनल हैं, या फिर आप रेपिस्ट हैं तो आप कैसे? ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो खुलेआम बात कर सके अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री के? सर आप ऐसा बैकग्राउंड से आने के बाद भी ये कुछ भी उनके सवाल पूछ सकता है? संभव ही नहीं है। हमारे हॉस्पिटल देख लो, हमारे ये देख लो। आपको लिटरली एक दिन की बात मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी गया हॉस्पिटल, ऑक्सीजन का सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर लाए तो 6 ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किए गए, 6 के 6 बेकार थे, एक ने भी काम नहीं किया। आप सोच सकते हो उस व्यक्ति ने क्या किया? अंत में एक बहुत मेहनत के बाद एक काम किया, ठीक है। उस व्यक्ति को अंत में ऑनलाइन ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाना पड़ा। आप सोच सकते हो कि किस तरह की ये मतलब हमारे देश में चल रही है, ठीक है। ना किसी नेता को स्वास्थ्य का ख्याल है, ना कुछ ऐसा। और बहुत सारी गलती हमारे जनता की भी है। अब गलती कैसे मैं बताता हूँ। जिस व्यक्ति को 10-10 बीघा 20-20 बीघा ज़मीन है, वो भी आज राशन कार्ड लेकर राशन लेने जाते हैं। अरे भाई क्यों ले रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आता। जिसको 20 बीघा ज़मीन है, आपको उतनी सारी फसल हो रही हैं, और आज का मेन क्या जानते हो? रईसी। आजकल लोग क्या करते हैं? राशन उठाया, 10 परिवार हैं, 50 केजी मिला, उस 50 केजी को बेचकर वो ब्रांडेड चावल खरीदते हैं। आप सोच रहे हो ये एक धंधा बन चुका है हमारे डीलर साहब। और ये अगर करप्शन की बात मैं करूँ तो करप्शन तो हर जगह ही। अगर हम डीलर साहब हमारे पर व्यक्ति पे 1 किलो 2 किलो अनाज काटते हैं कि भाई ऊपर कमीशन जाता है। किस चीज़ की कमीशन जाती है भाई? पेट्रोल पंप पे मैं गया, वहाँ पर भी भाई ऊपर कमीशन जाता है। आखिर कमीशन जाती किसी, क्यों जाती है? और अगर करप्शन ख़त्म करना, ये नेता लोग बोलते हैं कि करप्शन ख़त्म करना, तो करप्शन मैं लिटरली जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कमीशन जो है लास्ट नेता तक भी जाता है, ठीक है। तो जब नेता डिमांड करेंगे तो वो स्वाभाविक सी बात है कि ऑफिसर को कुछ ना कुछ तो वो खाएगा ही। 50,000 लिया तो 25 नेता को जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। और हर जगह की ये कहानी है कि जिस क्षेत्र का मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये वो मंत्री बन गया, 100-200 करोड़ तो इसके पक्के हैं। क्या ये सही है? एक समय के लिए सोचो, क्या ये सही? और मैं बताता हूँ कि आजकल जो करप्शन बढ़ रहा है, आखिर ऑफिसर बनता कौन है भाई? हमारे बीच के ही जनता, हमारे कुछ फैमिली के लोग। तो तुम खुद ही सोचो कि आज मैं यहाँ पर बैठकर इसका ये कर रहा हूँ करप्शन को, और जब अगर मुझे मौका मिले तो मैं खुद करप्ट हूँ, तो क्या फ़ायदा है? हमेशा सरकार की गलती नहीं होती है, ठीक है। और बेसिकली हमारे बिहार में अगर बताऊँ तो क्या बताऊँ भाई, तो ये अपने आप में सुधार लाओगे तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को भी फिर हम सुधार सकते हैं। तो बहुत बहुत सारी कमियां हमारे अंदर भी है। आज हमारा ही बेटा, हमारा ही भाई, हमारा ही कोई लड़का आरटीपीएस काउंटर पे बैठता है, या कोई सीईओ है, कोई कर्मचारी है, कोई कुछ भी है, सब आज ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। बिना घूस के, बिना करप्ट लोग का कोई ऑफिस ही नहीं है। हर ऑफिस में जाता है पैसा, ठीक है। कुछ ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं। अब मान लो कि मैं ये तो नहीं बताऊंगा कहीं का, लेकिन इधर ही एक डैम पर कुछ बनने का प्रोजेक्ट आया था, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। कन्फर्म तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जानकारी जहाँ तक मुझे मिली है कि मेरे इधर साइड में ही, अब ऐसा तो मैं किसी को बेसिकली नहीं बोल सकता,
क्योंकि मुझे अभी अपना कंटेंट मैंने चालू ही किया, ठीक है। डैम का प्रोजेक्ट आया तो उसमें आसपास 3 करोड़ के वो पूरा प्रोजेक्ट था। तो हमारे डीएम साहब का कहना था कि 50% जो ठेकेदार होते हैं उन सब चीज़ के 50% हमें चाहिए। अब बताओ कि 50% 3 करोड़ में 1.5 करोड़ वो ही खा गए, तो आखिर और बाकी बात क्या करेगा? और भी अफसर खाएंगे, ठेकेदार खाएगा, वर्कर्स खाएंगे, उसके नीचे वाला ठेकेदार खाएगा। आखिर बनेगी कहाँ से सही चीज़? आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे घर से जो हमारा ज़िला है वहाँ जाते जाते 1 लाख गड्ढे मिलेंगे आपको, बारिश दिन में पानी भर जाती। लेकिन वहीं जब श्री सम्राट चौधरी के आने की बारी होती है, श्री नीतीश कुमार जी के आने की बारी होती है, वो गड्ढे भर दिए जाते हैं। उनका गाड़ी पार हुआ उसके बाद वो गड्ढे का कोई माई बाप नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर सरकारें चाहती क्या है? कि बेसिकली लूटना। आज हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मतलब सत्ता का मतलब ये क्या, लूटना? आखिर कहाँ लेकर जाओगे पैसा? अंत में सबको मरना, ये सब जानता है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये क्यों नहीं सोचते कि ऊपर भी कोई हमें देख रहा है? ऐसा क्यों नहीं सोचते? मुझे समझ नहीं आता आखिर क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। आजकल हमारे देश के नेता हैं, बहुत सारे करप्ट ऑफिसर भी हैं जो ऐसा करते हैं। तो ये क्या बताऊँ, अब मैं सही नहीं लगता, ठीक है। और बात करूँ मैं तो आखिर हर एक छोटे मोटे केस को दबा क्यों जाता है? अगर वो किसी नेता किसी चीज़ से मैं मान रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा कंफर्ट फील नहीं कर रहा, ये मेरा पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो ठीक है थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन मैं अपना पूरा 100% देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले मैं हिचकिचाता बहुत हूँ, मुझे शर्म भी आती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सारी चर्चा करूँ, ठीक है। तो यार इस करप्शन को ख़त्म करने का आखिर कोई उपाय है कि नहीं? अगर है आप लोग के पास, या सरकारें इसकी राय क्यों नहीं मांगती? क्यों नहीं मांगा जाता कि भाई हमारे देश में इतने सारे जनता हैं, कोई ना कोई तो बता, या फिर आपके पास इतने पढ़े लिखे ऑफिसर हैं। आपको मैं बताता हूँ कि ये रेट चल रहा है कि भाई बंदा डीएम है तो उसे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलेंगे दहेज में, ठीक है। वो कहने का है कि दहेज बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेरोज़गार हो तो आपके लिए दहेज बंद है, अगर आप सरकारी नौकरी पे हो तो आप। और बेसिकली हमारे पेरेंट्स को भी क्या हो गया समझ नहीं आता भाई। अगर कोई बंदा 20 करोड़ का बिजनेस लेके बैठा है तो वो उसे नहीं चुनेंगे। कोई बंदा अभी जीएसटी इंस्पेक्टर बैठा है तो उसको 90 लाख रुपए तिलक, 1 करोड़ रुपए तिलक। भाई क्या है, कोई 20 करोड़ का संपत्ति है, नेटवर्थ है उसका, आप उसके पीछे नहीं जाके तो भाई बंदा जैसे, मैं ये नहीं कहता कि वो नौकरियां ख़राब है ये वो, पर फिर भी ये समाज में कर दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। आखिर इस देश में प्राइवेट एम्प्लॉय को एक वो दर्जा क्यों नहीं मिल पाता? बिजनेस वाले को, जो छोटे मोटे बिजनेस में, उसको वो दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? अब मैं देश की नहीं बता रहा, लेकिन जैसे मैं मेरे आसपास के इन्वायरमेंट में है जो मैं बता रहा हूँ, मतलब हमारे सोसाइटी में आखिर ऐसा क्यों है मैं समझ मान रहा हूँ। मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं। आखिर इसका निपटारा कैसे होगा? मैंने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सुना कहते हुए कि हॉस्पिटल की ये अवस्था बहुत ख़राब है लालू जी के समय। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब लालू जी की सरकारें थी तब तो उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है, चलो मान लिया किया। तो जब लालू जी बीमार पड़े तो आज तक बिहार में ऐसी सुविधा क्यों नहीं आ पाई कि लालू जी का इलाज बिहार से हो? उनको दिल्ली एम्स जाना पड़ा, उनको और जगह जाने पड़े। आखिर बिहार में वैसा सुविधा क्यों नहीं है? अभी मुझे कुछ हो जाए तो मुझे सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। आखिर बिहार में वैसे डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे? वैसी सुविधा सरकारें उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रही है? क्या रीज़न है? आखिर उनके पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है? हम भी एक ही देश के रहने वाले हैं, वो जो खाते हैं वही हम भी खाते हैं। तो आखिर क्या है ऐसा जो दिल्ली में लोग वहाँ जा रहे हैं? क्यों है ऐसा? क्या सरकारें यहाँ नहीं कर सकती? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला तो अगर आपको इतना ही भरोसा है तो आप अपने पिताजी का इलाज यहाँ पे करवाओ ना भाई, क्यों नहीं करवाते?
अपना बारी आएगा तो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, ठीक है, लेकिन जब गरीब की बारी आएगी तो ये लालू प्रसाद यादव जी ने ये इन्होंने किया था। क्या मतलब है इसका? और जैसा मैंने इधर रिसेंटली सुना श्री सोमनाथ चौधरी जी को बोलते हुए, तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि चलो कम से कम लालू का ही चेला है, एक चेला नहीं बोला था लेकिन मैं बता, जैसा उनका कहने का मतलब था जी, आज लालू जी के चेला ही, आज लालू प्रसाद यादव जी के मतलब लोग ही आज मुख्यमंत्री बने। भाई तुम भी तो उनके लड़के थे। अगर आज आरजेडी का मेन पतन क्या है जानते हो? अगर आरजेडी जनता के हिसाब से, अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से चलती ना तो वो होता है। लेकिन आजकल क्या है, बाप मुख्यमंत्री तो बेटा बनेगा भाई, नहीं तो वाइफ बनेगी, आखिर क्या है? और जो लोग तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पार्टी को बना रहे हैं, आखिर वो क्यों कर रहे हैं इतना मेहनत जब उन्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं है? तो क्या? तो खैर ये मेरा पहला वीडियो था, तो जो भी गलती, सही प्रोनाउंसिएशन या कुछ मैंने बोला हो तो आप मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। बाकी बात, राधे राधे।